हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वीडियो में बात करेंगे चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के सेकेंड लेग में जितने भी सारे मैचेस थे, उन सारे मैचेस में एक-एक करके बात करेंगे ये वाले वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बार्सिलोना और पीएसजी के बीच जो मैच था उसको लेके। तो पिछले वाले लेग में जो बार्सिलोना खेल के आ रही थी, जो मैच जो जीत के आ रही थी 3-2, वो कोई भी बार्सिलोना फैन्स या फिर कोई भी फुटबॉल एक्सपर्ट्स वो वाले मैच में बार्सिलोना को वो क्रेडिट नहीं दे रहे थे, या फिर हम लोग भी यही चीज़ बोल रहे थे कि कोई ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था फ्रॉम बार्सिलोना कि बार्सिलोना पीएसजी में जाके ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन बार्सिलोना ने वो चीज़ किया और वो एक वेल डिज़र्व्ड विक्ट्री था, जो कि मैं पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूँ। लेकिन ये वाले मैच में भी बार्सिलोना वैसा ही सेम चीज़ रिपीट कर सकती है या नहीं, ये इसको लेके एक बड़ा-सा क्वेश्चन मार्क था सभी के मन में, स्पेशली बार्सिलोना फैन्स। उनसे जब मैं बात कर रहा था तो कुछ-कुछ लोग मुझे यही बोल रहे थे कि पहले देखिए भाई साहब कि पहले वाले लेग में हम लोगों का कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। अभी वो मैच बार्सिलोना जीत गया है, तो ये मैच में ऑटोमेटिकली एज़ अ फैन आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका टीम वापस से स्टेप अप करे। लेकिन सबको ये मालूम है कि उतना ईज़ी नहीं है, स्पेशली नोइंग द फैक्ट कि बार्सिलोना पिछले कुछ सीज़न में आपका ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया या फिर यूरोपा में चला गया या फिर वहाँ से भी बाहर हो गया। तो उसके बाद वापस से इस साल चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल तक आना, ये एक छोटा बात नहीं है फॉर बार्सिलोना। ये सीज़न शुरू होने के टाइम पे अगर आप कोई भी बार्सिलोना फैन्स से ये क्वेश्चन करते कि विल यू टेक दिस कि आपका टीम इस साल में चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल तक जाएगी, तो आई थिंक एवरी बार्सिलोना फैन वुड हैव सेड कि हाँ, हम लोग लेंगे भाई, वी विल टेक दैट। ये हम लोग के लिए एक बड़ा-सा पॉजिटिव चीज़ होगा अगर हमारा टीम इस साल में क्वार्टर फाइनल तक जाती है, और वही चीज़ हुआ है कि बार्सिलोना का ग्रुप आप कह सकते हैं कि थोड़ा आसान था कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर और उससे पहले वाला ईयर। लेकिन फिर भी इस साल बार्सिलोना को आपको क्रेडिट देना होगा कि सबको ही मालूम है उन लोगों का क्या माहौल है वहाँ पे क्लब का। वहाँ पे ज़ावी को लेके भी बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, वहाँ पे प्लेयर्स को लेके भी बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, और उसके साथ-साथ उन लोगों का लास्ट समर ट्रांसफर विंडो भी उतना कुछ ख़ास था नहीं। सिर्फ़ विक्टर रोक को लेके आए वो लोग, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अपना सैलरी छोड़ के अपने क्लब के लिए खेल रहे हैं। ज़ावी ने अपना सैलरी भी मतलब छोड़ दिया। तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे स्टोरीज़ आपको देखने को मिलेंगे कि आउट ऑफ द लव दे आर प्लेइंग फॉर देयर क्लब। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, और उसी के साथ-साथ आपको ये क्रेडिट देना होगा बार्सिलोना को कि पीएसजी, देखिए पीएसजी का जो टीम है, अगर आप प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर करेंगे तो पीएसजी के प्लेयर में ज़्यादा क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। पीएसजी की टीम में आपको ज़्यादा क्लच प्लेयर देखने को मिलेंगे। वहाँ पे एम्बापे तो एक अकेला ही एक बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है, लेकिन अगर आप एम्बापे को साइड में भी हटा दो, फिर भी आपको देखने को मिलेगा 2 लेग में कि डेम्बेले कैसे परफ़ॉर्म किया अगेंस्ट हिज़ ओल्ड क्लब। उसके साथ-साथ आप विटिनिया को देखिए कि विटिनिया ने जो स्क्रीमर स्कोर कर दिया, तो ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी टू स्कोर अ स्क्रीमर। तो दूसरी तरफ बार्सिलोना में ये क्लच प्लेयर्स कम है, और उसके साथ-साथ आप कह सकते हो कि लेवेंडोस्की भी एक टाइम पे क्लच प्लेयर ही हुआ करता था, लेकिन इस सीज़न में लेवेंडोस्की का परफ़ॉर्मेंस ऑब्वियसली थोड़ा डाउन होगा, और उसके साथ-साथ बार्सिलोना में बहुत सारे इंजरी क्राइसिस भी रहा है इस सीज़न में। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो बार्सिलोना प्लेड वेल, लेकिन ये मैच में बार्सिलोना का लक थोड़ा खराब था, क्योंकि देखिए एक मैच में अगर आप एक पेनल्टी कंसीड कर लेते हो, उसके साथ-साथ आप 10 मैन डाउन हो जाते हो ड्यू टू अ रेड कार्ड, तो फिर आपको समझना होगा कि वो मैच में कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रहा है या फिर आपका साथ नहीं दे रहा है, हालाँकि आप कोशिश कर रहे हो अच्छा फुटबॉल खेलने की। तो यही चीज़ है, मैं ये बिल्कुल ही नहीं कहूँगा कि वो रेड कार्ड नहीं था। जी हाँ, वो रेड कार्ड था, क्योंकि वो लास्ट मैन टैकल था, और लास्ट मैन टैकल में लोग मुझे देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया में एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कि ये आपका थोड़ा मतलब वो कॉन्टैक्ट जो था वो उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट नहीं था, वो बहुत ही एक सॉफ्ट टैकल था। उसके साथ-साथ उसने डाइव भी किया बारकोला ने। देखिए, ये सब तो कहने वाली बात होती है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो है कि लास्ट मैन में अगर कोई भी कॉन्टैक्ट आता है, तो वो इस टाइम पे पीछे से, स्पेशली पीछे से अगर आप टैकल करने की कोशिश कर रहे हो और उस टाइम पे एक कॉन्टैक्ट मिल जाता है, तो वो आपका अगर पेनल्टी बॉक्स से बाहर होता है, तो उसमें लास्ट मैन टैकल के लिए रेड कार्ड दिया ही जाता है, और ये हर किसी के साथ होता है। तो
इसके लिए आप रेफरी को उतना क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत डिसीज़न था। अगर वो चीज़ पेनल्टी बॉक्स में होता तो शायद उसमें पेनल्टी दी जाती और उसके साथ-साथ एक येलो कार्ड दिया जाता। लेकिन वो जो टैकल था वो आपका पेनल्टी बॉक्स के अंदर नहीं हुआ, वो बाहर हुआ इसलिए आपको रेड कार्ड दिया गया। और दूसरी तरफ अगर पेनल्टी की बात करें तो वो भी पेनल्टी था, क्योंकि अगर आप पेनल्टी बॉक्स में जब टैकल करते हो तब उस टाइम पे अगर आप बॉल से कनेक्ट नहीं करते हो और आपका कॉन्टैक्ट जो होता है वो एकदम प्रिलिमिनरी कॉन्टैक्ट जो होता है वो होता है आपका ओपोनेंट प्लेयर के साथ, तो उस केस में 99 नहीं 100% आपका पेनल्टी दिया जाता है। और वही चीज़ हुआ है, तो इसीलिए रेफरी को क्रिटिसाइज़ करना या फिर ये चीज़ कहना कि हाँ, रेफरी की वजह से ही हम लोग मैच हार गए, ये मतलब ठीक नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जो जितने भी सारे बार्सिलोना फैन्स हैं, जो ऐसे कह रहे हैं, आप लोग इमोशनल होके ही ये चीज़ बोल रहे हो। अगर आपका टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जा रहा है और उस मैच में आपको एक रेड कार्ड या पेनल्टी मिलता है, तो ये सारी चीज़ मेरे ख्याल से नेचुरल है। लेकिन अगर आप फुटबॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मेरे ख्याल से वो डिसीजंस एकदम ही करेक्ट थे और उसके साथ-साथ रेफरी फील्ड के बाहर जितने भी सारे डिसीजंस दे रहे थे, यानी कि आपका जावी का रेड कार्ड हो गया या फिर असिस्टेंट कोच को जो वो लोग येलो कार्ड, रेड कार्ड दे रहे थे, वो सारी चीज़ डिबेटेबल है। आप उनमें बात कर सकते हो कि हाँ, वो था या नहीं था या फिर वो जायज़ था या नहीं था। लेकिन ऑन फील्ड जितने भी सारे डिसीजंस थे, वो देख के मुझे इतना ऐसा कुछ लगा नहीं कि हाँ, ये एकदम ही नाइंसाफ़ी हो गया या फिर बार्सिलोना वाज़ रॉब्ड। तो यही बात है कि बार्सिलोना ने कोशिश किया और 10 मैन होने के बाद भी जो मेजॉरिटी ऑफ द मैच जब हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीएसजी मैच में कमबैक करेगी और वही चीज़ हुआ, पीएसजी मैच में कमबैक किया और वही चीज़ मेरे ख्याल से वही मैसेज आया था फ्रॉम लुइस एनरिके टू हिज़ टीम कि आप लोग कीप योर पेशेंस, बॉल होल्ड करो थोड़ा, चांसेस बन रहे हैं और कहीं न कहीं आप बार्सिलोना को वो गलती करने में आप मजबूर करोगे या फिर आपको वो चांस मिलेगा और तब आप उस पे कैपिटलाइज़ कीजिए। तो वही चीज़ हुआ और लक खराब था इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि देखिए जो जूल्स कुंडे वाला जो लास्ट वाला जो इंसिडेंट था, मतलब लास्ट वाला जो गोल था, कुंडे ने जब बॉल क्लियर किया तो वो बैड लक ही था ना कि आप तो जब वो बॉल क्लियर करने की कोशिश कर रहा था तब वो बॉल कुबार्सी की बॉडी पे डिफ्लेक्ट होके एम्बापे के पास चला गया। तो यही चीज़ दिखाती है कि जब कुछ लक आपके साथ ना हो तब बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके अगेंस्ट जा सकती है और वही चीज़ हुआ। लेकिन इसके लिए आप पीएसजी को भी जो क्रेडिट देना होगा, वो कम नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव देम क्रेडिट कि हाँ, पीएसजी ने स्टेप अप किया बड़े ओकेशन में और जो चीज़ एक्सपेक्टेड था फ्रॉम एम्बापे कि हम तो सोच ही रहे थे कि इस मैच में जाते हुए एम्बापे 1 गोल तो स्कोर करेंगे। एम्बापे को 2 गोल मिल गया और दूसरी तरफ आपको ये चीज़ भी कहना होगा कि विटिनिया का जो आपका स्क्रीमर था, वो भी बहुत बढ़िया था। पिछले वाले मैच में नहीं विटिनिया ने 1 गोल स्कोर किया था, वो भी बढ़िया गोल था, लेकिन ये वाले मैच में जो गोल था, उसका जो इम्पैक्ट था, वो बहुत ज़्यादा था। और दूसरी तरफ आपको डेम्बेले को भी क्रेडिट देना होगा कि डेम्बेले अगर आप देखें कि आउट ऑफ 2 लेग्स, डेम्बेले वाज़ दैट एक्सेप्शनल प्लेयर हू परफॉर्म्ड इन ऑन बोथ द लेग्स और वो भी अपने एक्स टीम के अगेंस्ट में। तो इसीलिए बार्सिलोना फैन्स ऑब्वियसली दे विल सम ऑफ देम विल बी फ्यूरियस अबाउट डेम्बेले। बहुत सारे हेट मिलेगा शायद डेम्बेले को और वो नॉर्मल है अगेन आप इमोशनल होके ये सारे चीज़ें करते हो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। हमने भी ये सारा चीज़ किया हुआ है बहुत पहले डी मारिया के साथ, तो ये सारा चीज़ नॉर्मल ही है। और दूसरी तरफ पीएसजी अभी चला गया है सेमीफाइनल में और उन लोगों को अभी फेस करना होगा डॉर्टमुंड को। डॉर्टमुंड एंड पीएसजी दोनों ही क्लब इस चैंपियंस लीग में सेम ही ग्रुप्स से शुरू किए थे, वही चीज़ का रिपीट हम लोगों को वापस से देखने को मिलेगा सेमीफाइनल में। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं आपका डॉर्टमुंड और एटलेटिको बीच जो मैच था उसको लेके। तो देखिए ये वाले मैच में जब पिछले वाला लेग हुआ था तो उसमें ऑब्वियसली इट वाज़ अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड इन द फर्स्ट हाफ, लेकिन सेकंड हाफ में डॉर्टमुंड अच्छा खेला था और उसके बाद जो टाई जो था वो बिल्कुल इवन लग रहा था मुझे। हालाँकि एटलेटिको मैड्रिड 2-1 लीड पे था, लेकिन मैं जब वो वीडियो में रिएक्शन दे रहा था तो तब मैंने बोला था कि डॉर्टमुंड ये चीज़ पहले भी कर चुका है। डॉर्टमुंड पहले भी चैंपियंस लीग में आपका एटलेटिको मैड्रिड को
4-0 हरा चुकी है उनके होम पे। तो कुछ भी हो सकता है। जब ये मैच शुरू हुआ, तो पहले ही हाफ में आप कह सकते हैं कि डॉर्टमुंड वर द बेटर टीम। डॉर्टमुंड एटलेटिको मैड्रिड के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे और उसके साथ-साथ ये मैच में और एक चीज़ देखने को मिला हम लोगों को, जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि पिछले वाले मैच में नहीं था, पिछले वाले मैच में भी था टू सम एक्सटेंट, लेकिन ये मैच में बहुत ज़्यादा था कि दोनों ही टीम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद दोनों ही टीम बहुत घटिया डिफेंडिंग कर रहे थे। मतलब दोनों ही टीम ऐसा लग रहा था, कह रहे थे कि भाई हम लोग आज डिफेंड नहीं करेंगे, सिर्फ गोल मारेंगे। तो वही चीज़ सेकंड हाफ में ज़्यादा टाइम देखने को मिला, लेकिन फर्स्ट हाफ में आप कह सकते हो कि एथलेटिको मैड्रिड को अपोनेंट बॉक्स में ज़्यादा स्पेसेस नहीं मिल रहा था। डॉर्टमुंड वर द बेटर टीम। लेकिन सेकंड हाफ में जब मैच शुरू हुआ तो एथलेटिको मैड्रिड यूँ मैच को टर्न अराउंड कर दिया, क्योंकि वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक कर चुके थे। सेकंड हाफ में मैच शुरू होते ही वो लोग बैक टू बैक 2 गोल स्कोर करके चले गए। वहाँ पर जो चीज़ मैं पहले कह रहा था कि डॉर्टमुंड का डिफेंडिंग बहुत ही घटिया था, और उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड भी सेम लेवल में आ गया कि देखो भाई हम भी घटिया डिफेंडिंग ही करेंगे, और उसके बाद शानदार 2 गोल मार के डॉर्टमुंड मैच में वापसी कर गया। आप साबित्ज़र का गोल देखिए, कोई साबित्ज़र को मार्क ही नहीं कर रहा था। मतलब इतना स्पेस, इतना टाइम अगर बॉल में मिलता है, वो भी ऐसे क्वार्टर फाइनल वाला टाइम है, तो ऑब्वियसली, जबकि डॉर्टमुंड उस टाइम पे लीड ही कर रहा था, तो उस टाइम पे अगर और एक गोल मार दे सकते हैं, तो आपका जो टाई है वो किल हो जाता है, और वही चीज़ डॉर्टमुंड ने किया। तो डॉर्टमुंड को आपको क्रेडिट देना ही होगा। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी यही नहीं सोचे थे कि डॉर्टमुंड ग्रुप ऑफ डेथ से बाहर आ पाएँगे, और अभी देखिए वो लोग सेमीफाइनल में हैं। और अगर रही बात यूनाइटेड फैन्स की, लाइक मी, तो हम लोगों को ये देखना होगा कि सैंचो अभी सेमीफाइनल में खेल रहा है, वो भी चैंपियंस लीग में। तो क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं फुटबॉल में। आज कुछ और, कल बिल्कुल ही कुछ और हो जाता है, मतलब 180 डिग्री जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाता है बिल्कुल ही। तो ये सारा चीज़ हो ही सकता है। तो देखते हैं पीएसजी और डॉर्टमुंड के बीच जो मैच हुआ उसमें डॉर्टमुंड क्या कुछ कर सकते हैं कि नहीं। लोग अभी भी मेरे ख्याल से यही चीज़ बोलेंगे कि पीएसजी आर द फर्म फेवरेट्स इन दिस फिक्सचर। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि पीएसजी को भी हम लोग बहुत बार चोक करते हुए देखे हैं, स्पेशली इन चैंपियंस लीग। तो और डॉर्टमुंड जैसा खेल रही है, तो एनीथिंग कैन हैपन। तो मेरे ख्याल से डॉर्टमुंड वर्सेस पीएसजी एक अच्छा सेमीफाइनल ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आपका आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख के बीच जो मैच था उसको लेके बात कर लेते हैं। लास्ट में बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। तो बायर्न म्यूनिख और आर्सेनल, ये जो मैच हुआ, तो ये देख के पता चलता है कि बायर्न म्यूनिख के पास वो यूरोपियन पेडिग्री है, जिसका बातें सब लोग कर रहे हैं। जो पहले वाले वीडियो में भी, जो इसके पहले वाले लेग में भी मैं कर चुका। बायर्न के पास वो प्लेयर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है चैंपियंस लीग का, जिसके पास आप कह सकते हो कि ज़्यादा क्लच प्लेयर्स हैं, जो मोमेंट्स पे खेलना जानते हैं। तो इसीलिए बायर्न म्यूनिख का ज़्यादा एडवांटेज तो था ही आर्सेनल के ऊपर। और दूसरी तरफ और एक एडेड चीज़ था कि ये मैच आलियाज़ एरिया में था। तो ऑब्वियसली होम मैच में बायर्न म्यूनिख का अगर आप रिकॉर्ड देखें चैंपियंस लीग में, तो वो फिनोमिनल है। तो वो लोग अगर कोई भी टीम के साथ हारते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो रियल मैड्रिड ही होता है। रियल मैड्रिड को छोड़ के जितनी भी सारे टीम्स हैं, उनके साथ बायर्न म्यूनिख का आपका जो रिकॉर्ड है, वो बहुत ही बढ़िया है। तो इसीलिए इस मैच में जाते हुए बायर्न म्यूनिख से ही मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था। मुझे लग नहीं रहा था कि आर्सेनल उतना कुछ कर पाएँगे, लेकिन फुटबॉल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर दिन आपका अच्छा रहा और जो-जो चीज़ें आपका ज़रूरी है करना ऑन द फील्ड, वो चीज़ अगर आप कर गए, आपके प्लेयर्स अगर स्टेप अप कर गए, भले ही आपके पास वो आपका जो चैंपियंस लीग का पेडिग्री है वो ना हो, आप 7 साल बाद चैंपियंस लीग में लौट रहे हैं, तो भी आप कुछ कर सकते हैं मैच में। तो इसीलिए आर्सेनल भी, मतलब बिल्कुल ही राइट ऑफ किसी ने नहीं किया था आर्सेनल को ये मैच शुरू होने से पहले। ये मैच जब हो रहा था और उसके बाद जो किमिक का वो गोल आया, आप देखेंगे कि बहुत ही, मतलब आर्सेनल का बहुत सारे प्लेयर्स उस टाइम में बॉल वॉचिंग कर रहा था, और सिर्फ उस टाइम पे नहीं, आप अगर देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द मैच में, तो आप देखेंगे मोमेंट्स में कुछ-कुछ प्लेयर्स आपका बॉल वॉचिंग कर रहे थे। तो यही चीज़ है कि आर्सेनल से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा रेट कर रहा था, ये बोल के कि ये सीज़न में आर्सेनल बेटर फुटबॉल खेल चुकी है कंपेयर टू द लास्ट सीज़न। और जो कि बात सही है कि लास्ट सीज़न में आर्सेनल जो मैच्योरिटी शो कर रहा था, कि या फिर जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रहा था, उससे ज़्यादा अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल इस सीज़न में आर्सेनल खेला है। वो आपका डोमेस्टिक लीग में ही खेला है ज़्यादातर टाइम। चैंपियंस लीग में उनका जो परफॉर्मेंस था, वो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स के थ्रू ही गुज़रे हैं। तो ये चीज़ नॉर्मल है, क्यों? क्योंकि आर्सेनल पहले तो 7 साल बाद आ रहे हैं चैंपियंस लीग में, और दूसरी तरफ जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा
यंग प्लेयर्स हैं जिनके पास चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस नहीं है। वो क्लच प्लेयर नहीं है जो आपका एक बड़ा मोमेंट पे खेलना पसंद करते हैं या फिर खेल जाते हैं। वो प्लेयर्स मिसिंग है फ्रॉम आर्सेनल टीम। तो ये सारा चीज़ लॉजिकल है, इसलिए आप कह ही सकते हो कि आर्सेनल हारेंगे। अगर आर्सेनल हार जाते हैं ये मैच तो उसपे कोई उतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूँ ये आर्सेनल से इसलिए क्योंकि ये मैच में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है वेल एंड गुड, अगर आपके पास वो क्लच प्लेयर्स नहीं है वेल एंड गुड, लेकिन आपके पास एक चीज़ है जो आप कर सकते हो मैच में, वो कि आप अपना 100% दे सकते हो मैच में, आप अपना पूरा जान लगा दे सकते हो मैच पे। जब आर्सेनल 1-0 हार रहे थे मैच, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे लग रहा था कि अभी आर्सेनल के पास खोने को तो कुछ है नहीं, तो दे विल और दे शुड गो फॉर ऑल आउट अटैक और उसके बाद एवरीथिंग दे शुड थ्रो एट बायर्न म्यूनिख। तो वही चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रॉम आर्सेनल, लेकिन वो चीज़ मुझे दिखने को नहीं मिला। तो आप कह सकते हो ये एक नाइविटी है फ्रॉम आर्टेटा क्योंकि उसके पास भी ये एक्सपीरियंस नहीं है चैंपियंस लीग में। लेकिन वही बात है, अगर आप सीज़न शुरू होने के टाइम पे कोई भी आर्सेनल फैन से यही चीज़ कहते कि 7 साल बाद आप वापस कर रहे हो चैंपियंस लीग में, वापस आ रहे हो चैंपियंस लीग में, उस टाइम पे अगर आपका टीम क्वार्टर फाइनल तक जाती है, तो विल यू बी हैप्पी? विल यू टेक दैट? तो मेरे ख्याल से एवरी आर्सेनल फैन वुड टेक दैट। तो वही चीज़ है कि आप कैसे कौन-से पर्सपेक्टिव से ये मैच को देख सकते हो। मैं ये पर्सपेक्टिव से ये मैच को देखना चाहता हूँ कि आर्सेनल के पास एक मौका था, इससे बढ़िया मौका तो नहीं था बायर्न म्यूनिख को हराने का। क्योंकि बायर्न म्यूनिख का जो सीज़न में जितने भी सारे मिज़रीज़ चल रहे हैं, वो सारे अगर चीज़ आप कंसीडर करें, तो इससे ज़्यादा बढ़िया मौका तो नहीं था आर्सेनल के पास। लेकिन मैं वही चीज़ मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि आर्सेनल से मैं और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा था कि हाँ, मैच में वो लोगों को ऑल आउट जाना चाहिए था। मैच में हर वो चीज़ कोशिश करना चाहिए थी आर्सेनल को ये मैच में थोड़ा-बहुत वापसी करने के लिए स्पेशली इन द सेकंड हाल्फ। लेकिन वो चीज़ आर्सेनल से देखने को नहीं मिला। एक फ्लैट आर्सेनल टीम हम लोगों को एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला फ्रॉम आर्सेनल व्हिच इज़ नॉट सो गुड। और वहीं पे आपको ये चीज़ भी क्रेडिट देना होगा बायर्न म्यूनिख को कि जब कोई भी चीज़ आपके फ़ेवर में नहीं जा रहा हो, स्पेशली जब आप डोमेस्टिक लीग हार चुके हो, बायर लेवरकुसन के सामने, दूसरे कप कॉम्पिटिशन से भी बाहर हो चुके हो। उसके बाद चैंपियंस लीग में आते हुए स्पेशली आर्सेनल के अगेंस्ट में आप ऐसे जब आपको कोई वो ड्यू क्रेडिट नहीं देता, सब लोग आर्सेनल के साथ ही जा रहे थे। उसके बाद जब आर्सेनल के साथ आपका क्वार्टर फाइनल का फर्स्ट लेग हो रहा है, तब आर्सेनल के होम में जाके 2-2 ड्रॉ करके लाना और उसके बाद अपने होम मैच में 1-0 के लीड को पकड़ में रखते हुए लास्ट में पूरा ही जो डिफेंसिव चेंजेस कर देता है ना टुकेल कि आप उपमेकानो को ला रहे हो, आप किम मिन जे को ला रहे हो और सारे अटैकर्स को हटा दे रहे हो, तो उस टाइम पे वो एक रिस्क था जो टुकेल ने लिया और वो रिस्क ही एंड में पेड ऑफ हुआ टुकेल को। क्योंकि देखिए उस टाइम पे अगर आर्सेनल अगर साका या फिर कोई ओडेगार्ड एक गोल मार देता उस टाइम पे आर्सेनल से और मैच 1-1 होके एक्स्ट्रा टाइम में चला जाता, तो उस टाइम पे तो बायर्न म्यूनिख के पास एक भी बॉलर नहीं था, अटैकर नहीं था। तो उस टाइम पे हो ही सकता है कि आर्सेनल मैच निकाल लेते। लेकिन वही रिस्क टुकेल ने लिया और वो चीज़ एंड में पेड ऑफ हो गया कि बायर्न म्यूनिख 1-0 मैच में जीत के चले गए सेमीफाइनल। तो यही सारा पॉइंट्स है मेरा ये मैच से और कुछ कहने की जगह नहीं है। लेकिन अभी आर्सेनल फैन्स को उतना भी मतलब डिसअपॉइंट होना नहीं चाहिए। हाँ, आपका टीम हार गया, आप तो डिसअपॉइंटेड होंगे ही, लेकिन मेरे ख्याल से उतना दुखी होने की जगह भी नहीं है क्योंकि आपका टीम वापस से अगले साल चैंपियंस लीग में आएँगे। तो चैंपियंस लीग में एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चैंपियंस लीग में खेलना होगा और उसीलिए कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपको चैंपियंस लीग में रहना होगा और जो चीज़ मेरे ख्याल से अभी आगे जाते हुए आर्सेनल से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि आर्सेनल 3, 4, 5 सीज़न लगातार शायद चैंपियंस लीग में खेले क्योंकि अगर आर्सेनल इस साल में जैसा फुटबॉल खेल रहे हैं, उससे भी अगर थोड़ा वो चीज़ स्टेप अप करते हैं अगले सीज़न में जाते हुए और स्पेशली अगर उन लोगों के पास एक प्रॉपर नंबर 9 आ जाता है या फिर अगर कोई क्लच प्लेयर उन लोगों को मिल जाता है, जो बड़े मोमेंट्स में स्टेप अप करना जानते हैं, कैसे मैच निकालना होता है वो जानते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स अगर आर्सेनल ये समर में जाते हुए साइन कर लेती है, तो फिर अगले सीज़न में आर्सेनल इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी अच्छा करेंगे और उसके साथ-साथ कप टाइस में मतलब डोमेस्टिक कप टाइस हो या फिर आपका चैंपियंस लीग हो, इसमें आप
उम्मीद कर सकते हो कि आर्सेनल थोड़ा बेहतर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही जीत जाएँगे, उसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। एज़ ए टीम, एज़ ए मैनेजर आपको इवॉल्व होना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको करना होगा। अगर वो सारी चीज़ें आप नहीं करोगे, विदाउट हार्ड वर्क एंड विदाउट दैट प्रोसेस, यू कैन नॉट रीच टू सक्सेस। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो ये मैच से बायर्न म्यूनिख चला गया है सेमीफाइनल में और वो लोग फेस करेंगे रियल मैड्रिड को। तो अभी बात करते हैं दूसरे वाले मैच के, जो है आपका मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। तो अगर मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के मैच की बात करें तो आई वुड से कि रियल मैड्रिड ये मैच जीत गया है ड्यू टू कार्लोस एंसेलोत्ती मास्टर क्लास। क्योंकि लास्ट वाले सीजन में भी हम लोगों को यही चीज़ देखने को मिला था कि मैनचेस्टर सिटी ने ही हराया था रियल मैड्रिड को और वही मैच में जितने सारे गलती हम लोग को देखने को मिले थे फ्रॉम रियल मैड्रिड, वो चीज़ वो लोग वापस से नहीं दोहराए। उस चीज़ में मेक श्योर किया है रियल मैड्रिड ने कि हम लोग वापस से वही सेम गलतियाँ नहीं दोहराएँगे। उनके पास एक क्लियर कट प्लान था, वही चीज़ वो लोग एग्ज़ीक्यूट कर रहे थे पिच पे जाके। अपना जी-जान लगा दे रहे थे, डिफेंड करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मतलब एक लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन दिस मैच मैनचेस्टर सिटी वर कंटीन्यूअसली अटैकिंग। और वो चीज़ एक्सपेक्टेड था कि मैनचेस्टर सिटी के होम में अगर आप खेलने जाते हो, भले ही आप अगर मैच में जीत रहे हो, मैनचेस्टर सिटी एक टाइम आएगा जब मैनचेस्टर सिटी आपके ऊपर कंटीन्यूअस अटैक करेंगे। लेकिन ये मैच में अगर बात करें तो पहले फर्स्ट हाफ में पहले 10-15 मिनट के बाद से ही मैनचेस्टर सिटी वही इंटेंसिटी से कंटीन्यूअस अटैक कर रहे थे और रियल मैड्रिड भी बढ़िया तरीके से डिफेंड कर रहे थे, अपना जी-जान लगा रहे थे फील्ड पे। आप वो एंटोनी रूडिगर की बात करो या फिर आप कार्वाहल की बात करो या फिर आप लूनिन की बात करो, आप कोई भी मतलब आप कोई भी प्लेयर की बात करो, हर प्लेयर अपना 100% दे रहे थे मैच में और वही चीज़ है जैसे कि आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख वाला मैच में मैं बोल रहा था यूरोपियन पेडिग्री, वो चीज़ वापस से ये मैच में भी बोलना होगा कि यूरोपियन पेडिग्री है रियल मैड्रिड के पास। रियल मैड्रिड के पास वो क्लच प्लेयर्स हैं जो स्टेप अप करना जानते हैं बड़े मैच में। क्लच प्लेयर्स का मतलब ये नहीं कि आपका क्लच प्लेयर्स हमेशा गोल स्कोर ही करेंगे बड़े मैच में। आपका क्लच प्लेयर्स एक डिफेंडर भी हो सकता है जो कि मैच में ये चीज़ एंश्योर करेगा कि आपका टीम कभी भी बैक फुट पे ना हो, गोल कंसीड करके। वो चीज़ कल रूडिगर ने किया। वो चीज़ कल एंटायर बैकलाइन ऑफ द रियल मैड्रिड ने किया। वो चीज़ कल आप कह सकते हो कि एंटायर टीम ने किया एक साथ रियल मैड्रिड में और उसके साथ-साथ जितना भी मैच आगे जा रहा था, तो मैच में रियल मैड्रिड के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे क्योंकि मैनचेस्टर सिटी अगर ये मैच में कमबैक नहीं करते, मान लीजिए कि रियल मैड्रिड 1-0 लीड पे ही जा रहे थे, तो अगर केविन डी ब्रुयने वाला जो गोल है, वो नहीं आता, तो एक काउंटर पे रियल लास्ट मोमेंट पे शायद लास्ट कुछ मिनट्स में और एक गोल मार देता। वो चीज़ हो ही सकता था, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ क्योंकि मैनचेस्टर सिटी केम बैक टू दिस मैच। वो आप कह सकते हो कि एक मोमेंट पे आप मैनचेस्टर सिटी के पास भी वो क्लास है, मैनचेस्टर सिटी के पास वो क्वालिटी है, मैनचेस्टर सिटी के पास पेप ग्वार्डियोला है और उसके साथ-साथ मैनचेस्टर सिटी के पास टेक्निकल प्लेयर्स हैं। तो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में आप फॉर अ मोमेंट मतलब 5 सेकंड के लिए भी आप स्विच्ड ऑफ नहीं हो सकते। आप कंसंट्रेशन लूज़ नहीं कर सकते। तो इट इज़ रियली टफ टू प्ले अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इन इथिहाद स्टेडियम और वो चीज़ बखूबी तरीके से रियल मैड्रिड किया मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मैचेस। लेकिन डी ब्रुयने 75th या 76 मिनट में गोल मार के वापस से मैनचेस्टर सिटी को अपने मैच में वापसी करने का एक मौका दे दिया और उसके साथ-साथ उसके बाद अगले 15 मिनट में मैनचेस्टर सिटी बहुत सारे ऐसे चांसेस क्रिएट किए थे, स्पेशली केविन डी ब्रुयने वाला जो चांस था, उसके लिए ही मैनचेस्टर सिटी फैन्स या फिर केविन डी ब्रुयने या फिर पेप ग्वार्डियोला आई थिंक डिसअपॉइंट होंगे। वही चीज़ को वो लोग कल रात से अभी तक मेरे ख्याल से सोच रहेंगे, बार-बार वही चीज़ सोचेंगे कि कैसे केविन डी ब्रुयने वो गोल मिस कर दिया। तो हाँ, केविन डी ब्रुयने का जो कैलिबर है, केविन डी ब्रुयने का जो स्टैचर है इन वर्ल्ड फुटबॉल, केविन डी ब्रुयने शुड हैव स्कोर्ड दैट। लेकिन अगर आपका दिन ना हो, आपका लक आपके साथ ना हो, तो हो ही सकता है कि ऐसे चांसेस आप मिस कर जाओ और वो मतलब बैड लक ही है कि केविन डी ब्रुयने वो चांस मिस कर गया। अगर वो गोल हो जाता तो शायद मैनचेस्टर सिटी ही मैच में जीत जाते। तो अगर वो ऐसा हो जाता मैनचेस्टर सिटी 2-1 ये मैच जीत जाता तो तब भी
कोई मतलब ये नहीं कहता कि रियल मैड्रिड बिल्कुल ही घटिया खेले। रियल मैड्रिड बढ़िया डिफेंडिंग कर रहे थे, रियल मैड्रिड अच्छा खेल रहे थे। मैनचेस्टर सिटी का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो उनका शॉट ज़्यादा है, उनका पोज़ीशन ज़्यादा है, उनका कॉर्नर ज़्यादा है, सब कुछ उनके फ़ेवर में है। लेकिन वो तभी अच्छा लगता है जब आप मैच जीतते हो। अगर आप मैच हार जाते हो तो स्टैट में आप कितना भी आगे क्यों ना हो, वो कोई मैटर नहीं करता और वही चीज़ हुआ है। तो इसीलिए ये वाले मैच में मेरे ख्याल से अगर आप ये कहो कि मैनचेस्टर सिटी बिल्कुल ही घटिया खेला है, रियल मैड्रिड ही वाज़ द बेटर टीम, तो वो मेरे ख्याल से एकदम सही स्टेटमेंट नहीं होगा। और अगर आप ये कहो कि मैनचेस्टर सिटी वाज़ द बेटर टीम, रियल मैड्रिड एकदम घटिया खेला है, तो मेरे ख्याल से वो भी आपका सही स्टेटमेंट नहीं होगा। आप कह सकते हो कि दोनों ही टीम ये मैच में बहुत ही बढ़िया खेला है, जैसे कि पिछले वाले लेग में भी खेला था, लेकिन जीतना मतलब फुटबॉल में जीतेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे एक ही टीम, और वो टीम रियल मैड्रिड हो गया क्योंकि उनके पास वो एक्स्ट्रा पेडिग्री है, यूरोपियन रॉयल्टी है जो आप कह सकते हो, और वो एक्सपीरियंस है, और उसके साथ सबसे बड़ा जो चीज़ वो है कि कार्लो एंसेलोत्ती है। यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट कार्लो एंसेलोत्ती। उन्होंने लास्ट सीज़न में हारा था मैनचेस्टर सिटी के साथ, इस सीज़न में वापस से जीत के वापस से रियल मैड्रिड को सेमीफाइनल में लेके चले गए। और अभी अगर रियल मैड्रिड सेमीफाइनल में बायर्न म्यूनिख को हराने के बाद अगर फाइनल में चले जाते हैं और उसके साथ-साथ ये वाले चैंपियंस लीग वापस से जीत जाते हैं, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। आई थिंक नो वन विल सरप्राइज अगर ये सीज़न में रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीतते हैं। देखिए ये वाला जो मैच था रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच, यही टेक्निकली अगर किया जाए, अगर आप जितने भी सारे फुटबॉल फैन्स हो, नॉट नेसेसरी कि आप मैनचेस्टर सिटी का फैन हो या फिर रियल मैड्रिड का फैन हो, अगर आप दूसरे क्लब्स के भी फैन हो, तब भी मेरे ख्याल से सब लोग एक चीज़ में एग्री करेंगे कि ये मैच जो था, ये सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच था ऑफ दिस चैंपियंस लीग सीज़न, और यही मैच डिज़र्व करता है फाइनल में होना। मतलब ये दोनों टीम का मैच आमने-सामने फाइनल में ही होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, टाई आ गया। यूएफए ने अभी क्या किया मालूम नहीं, और दोनों ही मैचेस मेरे ख्याल से एक हाई एड्रेनालिन रश वाला मैच था। दोनों ही मैचेस वो चीज़ डिलीवर किया जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि वो एंटरटेनमेंट, वो एक्साइटमेंट, वो क्वालिटी, वो मतलब प्रिसिशन, वो आपका टैक्टिक्स, दोनों ही मैनेजर से वो सारा चीज़ मतलब एकदम टो टू टो एक बढ़िया-सा फाइट दोनों ही टीम के तरफ से हम लोग को देखने को मिला। सो यू हैव टू एप्रिशिएट मैनचेस्टर सिटी, यू हैव टू एप्रिशिएट रियल मैड्रिड। दोनों ही टीम का बैड लक था कि ये मैच क्वार्टर फाइनल में हो गया, जो कि दोनों ही टीम डिजर्व नहीं करते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसा कि मैं कह रहा था कि एक ही टीम आगे जाती है और वो टीम रियल मैड्रिड था, और रियल मैड्रिड को इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट देना होगा क्योंकि रियल मैड्रिड के कुछ की प्लेयर्स मिसिंग थे। लेकिन रियल मैड्रिड एक ऐसा टीम है जहाँ पे अगर की प्लेयर्स ड्यू टू इंजरी मिस मिस भी करते हैं मैचेस, उनके जगह पे अगर सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस प्लेयर भी आते हैं, जैसे कि लूनिन, वो तो थर्ड चॉइस गोलकीपर है ना, वो अगर आता है तो वो भी स्टेप अप कर जाता है। तो टाई ब्रेकर के टाइम पे ये जो क्रेडिट है आपको लूनिन को देना होगा कि बर्नार्डो सिल्वा वाला जो पेनल्टी था, हालाँकि ये टाई ब्रेकर बहुत ही वियर्ड था क्योंकि मॉड्रिच को हम लोग पेनल्टी मिस करते हुए देखे, बर्नार्डो सिल्वा को हम लोग पेनल्टी मिस करते हुए ये सारे चीज़ थोड़ा रेयर है। मतलब मॉड्रिच को मैं मुझे याद नहीं कि मॉड्रिच को मैं कब पेनल्टी मिस करते हुए देखा, और बर्नार्डो सिल्वा को शायद देखा था, लेकिन वो भी इतना फ्रीक्वेंटली पेनल्टी मिस नहीं करते। हाँ, बर्नार्डो सिल्वा अगर आप कह सकते हो कि लूनिन का वहाँ पे जो मतलब ब्रिलियंस था कि वो बीच पे मतलब वो डाइव नहीं किया, वो अपना पोज़ीशन होल्ड करके रुक गया बीच में कि ये सोच के कि वो बीच में ही मारेगा, उसके लिए तो उसको क्रेडिट देना ही होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं बर्नार्डो सिल्वा से मेरा जो कंप्लेन है कि वो पेनल्टी मेरे ख्याल से बहुत ही पुअर पेनल्टी था क्योंकि उसपे वो शॉट में वो पावर नहीं था। आप देख देख अगर आप देखेंगे कि फ्रैंक लैम्पार्ड जो अपने करियर में सबसे ज़्यादा पेनल्टीज़, स्ट्रेट पेनल्टीज़ मारे हैं, लेकिन वो पेनल्टीज़ का आप जो पावर होता है ना, वो पावर जाके एक बार देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा कोई भी वीडियो में, आपको देखने को मिलेगा कि क्या पावरफुल शॉट्स रहते थे। तब अगर गोलकीपर डाइव नहीं भी करते या फिर डाइव करते-करते भी वो लोग अगर कोशिश करते थे हाथ लगाने का, फिर भी वो बॉल अंदर चले जाता, उसमें इतना पावर था। लेकिन कल वाले मैच में लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत ही पुअर पेनल्टी था, बर्नार्डो सिल्वा का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। और दूसरी तरफ टाई ब्रेकर में जब मैच चला जाता है तब मैच 50-50 हो जाता है, कोई भी मैच जीत सकता है और वो मैच नर्व का गेम हो जाता है। तो उस टाइम पे भी रियल मैड्रिड से बेटर मतलब रियल मैड्रिड एज़ अ टीम इज़ मच
थ्रेटनिंग एंड मच मच बेटर टीम अगर आप एक नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करो लाइक चैंपियंस लीग, ये चैंपियंस लीग जैसे टूर्नामेंट फॉर्मेट में रियल मैड्रिड एक बहुत ही मतलब क्या कहता हूँ एक फेवरेट टीम बन जाते हैं हर बार, क्योंकि उनके पास वो सारे प्लेयर्स हैं जो मोमेंट्स पे खेलना जानते हैं। उसके पास उनके पास वो सारे प्लेयर्स हैं, अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम में चले जाता है तब भी कैसे मैच निकालना होता है, वो उनके पास वो एक्सपीरियंस है। अगर मैच टाई ब्रेकर में चले जाता है तब भी मैच को कैसे जीतना होता है, ये एक्सपीरियंस उनके पास है। ये वो लोग सेमीफाइनल में किए हैं, ये वो लोग फाइनल में किए हैं, ऐसे करके वो लोग कप्स जीत चुके हैं बहुत बारी। तो इसीलिए वो यूरोपियन पेडिग्री उनके पास है, इसलिए वो ज़्यादा थ्रेटनिंग टीम बन जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट चैंपियंस लीग। दूसरे टीम्स दूसरे तरफ अगर आप मैनचेस्टर सिटी की बात करो, तो मैनचेस्टर सिटी में ऐसा एक कोच है पेप गार्डियोला जिनको पसंद ही नहीं है एक्स्ट्रा टाइम में जाना, जिनको पसंद ही नहीं है टाई ब्रेकर खेलना। जो मैच को किल करना पसंद करते हैं एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही, वही उनका क्वालिटी है। तो वो चीज़ अगर आप तो इसीलिए मेरे ख्याल से जब मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाने के बाद टाई ब्रेकर में चला गया, तब आई वुड से कि मैं सोच रहा था कि अभी ये मैच रियल मैड्रिड के पास है और ये मैच अभी रियल मैड्रिड निकाल लेगी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी सेमीफाइनल में फेस ऑफ होगा आपका बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड, और ये मैच में भी मेरे ख्याल से फेवरेट्स तो रियल मैड्रिड ही होंगे। और बायर्न म्यूनिख को भी आप बिल्कुल ही राइट ऑफ नहीं कर सकते। आलियाज एरिया में जो मैच होगा वहां पे देखना, मतलब वहां पे स्कोर क्या होता है इसके ऊपर बहुत सारा कुछ डिपेंड करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पहला वाला जो मैच है वो देख लेते हैं किसका होम मैच है। अगर बायर्न म्यूनिख का पहला होम मैच है, हाँ, बायर्न म्यूनिख का ही पहला होम मैच है। थोड़ा एडवांटेज ज़्यादा है कि अगर बायर्न म्यूनिख अपना होम मैच जीत भी जाते, फिर भी रियल मैड्रिड अपना होम में आके बायर्न म्यूनिख को बिल्कुल ही पेल सकती है। और ऐसा नहीं कि रियल मैड्रिड बायर्न म्यूनिख के घर पे जाके भी बायर्न म्यूनिख को बड़े मार्जिन से हरा नहीं सकती, वो भी पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली क्लियर फेवरेट्स तो रियल मैड्रिड ही होगा। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि बायर्न म्यूनिख कैसे खेलते हैं अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और स्पेशली हैरी केन कैसे खेलते हैं, ये भी मुझे देखना है। और दूसरी तरफ डॉर्टमुंड और पीएसजी, वो भी एक इवनली पॉइज्ड मैच है मेरे ख्याल से। फर्स्ट मई से शुरू होगा सेमीफाइनल। उससे पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं सारे टीम्स के लिए, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैनचेस्टर सिटी के साथ चेल्सी का एफए कप का सेमीफाइनल है। तो देखिए, एक हफ्ते के अंदर कैसे सब कुछ चेंज हो जाता है नैरेटिव। इतने दिन से यही नैरेटिव चल रहा था कि सिटी क्या वापस से ट्रेबल कर पाएंगे, जो कि बहुत टफ होता है। वो अभी लोगों को मालूम हो गया आई थिंक कि क्यों टफ होता है। तो हो ही सकता है कि 4 दिन के अंदर आप 2 कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओ। एक तो आप ऑलरेडी हो चुके चैंपियंस लीग में, दूसरी तरफ अगर आप चेल्सी से हार जाते हो, जो कि क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि सिटी इमोशनली बहुत ही डेवास्टेटेड होगा आफ्टर दिस मैच, और उसके साथ-साथ वो लोग भी अपना 100% दे चुके थे इस मैच में। मतलब वो लोग ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड होंगे और चेल्सी के प्लेयर्स ज़्यादा फ्रेश होंगे गोइंग टू दैट सेमीफाइनल। और एक बात है कि आपको ये भी याद रखना होगा कि चेल्सी का अभी रिसेंट जो फॉर्म है, स्पेशली कोल पामा, वो भी बहुत ही बढ़िया है, और चेल्सी दोनों ही दफ़ा मैनचेस्टर सिटी के साथ बढ़िया खेल चुके हैं। तो यू नेवर नो कि वहाँ पे चेल्सी शायद मैनचेस्टर सिटी को बीट कर दे, जो कि अभी मुझे लग रहा है कि क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स जैसे कि मैंने कहा बहुत एग्जॉस्टेड है। दूसरी तरफ आपका रियल मैड्रिड के साथ बार्सिलोना का भी मैच है, एल क्लासिको है। वहाँ पे बार्सिलोना कैसे ये मैच को अप्रोच करते हैं, वो भी एक बात है। रियल मैड्रिड ऑब्वियसली वो मैच में मेरा फेवरेट्स होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो मेरे ख्याल से सारे ही मैच को लेके मेरा जितने भी सारा ओपिनियंस था वो मैं आर्टिकुलेट कर चुका और आप लोगों से वो शेयर कर चुका। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए तो मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। और चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में जितने भी सारे मैचेस थे, उनमें आपका क्या राय है, वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। आपका क्या ओपिनियंस है रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी को लेके, या फिर आर्सेनल बायर्न म्यूनिख को लेके, या फिर बार्सिलोना पीएसजी को लेके, या फिर डॉर्टमुंड एटलेटिको मैड्रिड को लेके। कोई भी आपका ओपिनियन हो, कोई भी आपका राय हो, वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।